Hi, I'm Akshay Rathod. Welcome to my YouTube channel Civil IQ. And friends, आज हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस टेन कर्व पढ़ेंगे और आपको पता ही होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है एज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। और दूसरा फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग स्ट्रेस टेन कर्व इंटरव्यू में भी जब जाते हैं सिविल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो हम पहले जान लेते हैं स्ट्रेस टेन कर्व। तो फ्रेंड्स, पहले ही हमें एक क्वेश्चन होता है कि इन इंजीनियरिंग पहले स्ट्रेस आता है और फिर स्ट्रेन आता है कि पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है। तो फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि पहले स्ट्रेन लगता है, बाद में स्ट्रेस लगता है। और इंजीनियरिंग में स्ट्रेस टेन कर्व का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है फ्रेंड्स। तो स्ट्रेस टेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए अंडर टेंशन स्टैटिक लोडिंग के लिए ये कर्व रहता है। और यहाँ पे टोटल 6 रीजन रहते हैं स्ट्रेस टेन कर्व में। मैं आपको आज इतना बढ़िया पढ़ाऊँगा कि आपको पूरा स्ट्रेस टेन कर्व ईज़िली याद रह जाएगा और आप इजीली इसे याद रख सकोगे। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो इसके 6 रीजन रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहला रीजन रहता है इलास्टिक रीजन, जिसमें पहला रीजन रहता है प्रोपोर्शनल रीजन, दूसरा रीजन रहता है इलास्टिक रीजन, तीसरा रहता है इलास्टोप्लास्टिक रीजन, चौथा रहता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, पांचवा रहता है स्ट्रेन हार्डनिंग और छठा रहता है नेकिंग रीजन। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन हम क्वेश्चन को जानते हैं पर बना नहीं पाते, क्योंकि उसमें वर्ड्स थोड़े अलग से यूज़ करते हैं। तो मैं आप उसके बारे में भी बात करूँगा कि फ्रेंड्स, स्ट्रेस टेन कर्व बहुत ही इजी चीज़ है और कई बार इसमें हम उलझ जाते हैं कि इलास्टिक रीजन कौन सा है, प्रोपोर्शनल रीजन कौन सा है, इलास्टोप्लास्टिक रीजन कौन सा है, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन कौन सा है, और स्ट्रेन हार्डनिंग का किसे बोलते हैं, नेकिंग रीजन किसे कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट और नेकिंग रीजन में तो क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में आज मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, जो यहाँ से ओ से लेकर फ्रेंड्स, ये जो ओ से लेकर ए वाला जो पार्ट रहता है वो प्रोपोर्शनल रीजन रहता है। उसके बाद ओ से लेकर बी वाला पार्ट रहता है, जो ओ से लेकर बी वाला पार्ट रहता है वो रहता है इलास्टिक रीजन। उसके बाद बी से लेके सी वाला जो पार्ट रहता है उसे कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन फ्रेंड्स। फिर सी से लेके डी वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है परफेक्टली प्लास्टिक। उसके बाद जो अपना मटेरियल रहता है वो फिर से एज इट इज़ पोजीशन में नहीं आएगा, अपना मटेरियल प्रोपोर्शनल लिमिट में ही एज इट इज़ पोजीशन में आता है। उसके बाद जो परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, उसके बाद उसका सेटलमेंट नहीं होता, उसके बाद वो प्लास्टिक रीजन में जाता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद वो फिर से रिगेन मोड में नहीं आता। फिर सी से लेके डी परफेक्टली प्लास्टिक रीजन हो गया। फिर फ्रेंड, डी से लेके जो ई वाला पोर्शन आएगा, डी से लेके ई वाला, उसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। ये 2 बार जीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन किसे कहते हैं, वो किसके बाद आता है। तो वो आता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन के बाद आता है और नेकिंग रीजन के पहले आता है। फिर फ्रेंड्स, ई से लेके ई एफ वाला पोर्शन होता है, उसे बोलते हैं नेकिंग रीजन। और फ्रेंड्स, नेकिंग रीजन के बाद जो एफ वाला पॉइंट आता है उसे फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में फ्रैक्चर पॉइंट की जगह रप्चर पॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्चर पॉइंट और रप्चर पॉइंट एक ही चीज़ है। तो हाँ, वो एक ही चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो ए बी सी डैश
उसे क्या बोलते हैं और वो क्या 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 इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो ए पॉइंट होता है जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए होता है, बी पॉइंट होता है जो इलास्टिक लिमिट के लिए होता है, फिर सी पॉइंट होता है वो लोअर यील्ड के लिए होता है, और सी डैश पॉइंट होता है वो अपर यील्ड के लिए होता है फ्रेंड्स। और एफ जैसा कि मैंने बोला एफ पॉइंट, एफ फॉर फ्रैक्चर और रप्चर। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 6 रीज़न होते हैं इसके, प्रोपोर्शनल रीज़न, फिर जाके आता है इलास्टिक रीज़न, इलास्टोप्लास्टिक रीज़न, परफेक्टली प्लास्टिक रीज़न, स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न, नेकिंग रीज़न। ये टोटल 6 रीज़न हो गए। और उसके 4 पार्ट आते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसके बाद आता है फ्रेंड्स इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आता है लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद आता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये हमें याद रखना है। फिर आता है फ्रेंड्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसे बोलते हैं। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में ऐसा रहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो स्ट्रेट लाइन रहता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो ओ से लेके ए वाला पोर्शन रहता है वो स्ट्रेट लाइन में रहता है, उसे अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। उसके बाद इलास्टिक लिमिट किसे बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इलास्टिक लिमिट किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इलास्टिक लिमिट में हम बोलेंगे कि इट इज़ द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच मटेरियल रिमेन इलास्टिक। जहाँ तक माइल्ड स्टील में ऐसा रहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में उस पॉइंट तक, यानी कि ओ से लेके बी तक जो हमारा माइल्ड स्टील रहता है वो इलास्टिक पोजीशन में रहता है। जैसे कि ओ से लेके बी तक वो जाता है, फिर वापस से उसकी पोजीशन में आ जाता है, तो हम उसे इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। बाद में जाके प्लास्टिक रीजन हम उसे बोलेंगे कि बी से लेके जो सी वाला पोर्शन होता है उसमें हमारा मटेरियल जाता है, उसके बाद जो वो फिर से वही की वही पोजीशन हासिल नहीं कर पाता और सी से लेके डी में वो परफेक्टली प्लास्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे ये याद जरूर रखना है कि बी से लेके सी में इलास्टोप्लास्टिक रीजन में रहता है, फिर सी से लेके डी में हमारा मटेरियल माने कि माइल्ड स्टील वो स्टैटिक लोडिंग में वो परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। उसके बाद डी से लेके ई में वो स्ट्रेन हार्डनिंग पोजीशन में रहता है और ई से लेके इफ में वो नेकिंग जोन में आता है। बाद में लोड धीरे धीरे बढ़ जाने से उसका फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि रप्चर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल याद रखना है। फिर हमें वो दिक्कत रहती है कि यील्ड पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो यील्ड पॉइंट ये काम करता है कि दिस पॉइंट इज जस्ट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। वो इलास्टिक लिमिट के तुरंत बाद में आता है और वो at which the specimen undergoes an appreciable increase in length without further increase the load। वो हम लोड लगाते नहीं है तब भी वो इतनी बोलते हैं ना कि इतना वो जो हमारा लोड ले लेता है और एनर्जी उसके अंदर गेन कर लेता है, उसे यील्ड पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट के बाद वो अपर यील्ड पॉइंट, उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद में जो होता है हमारा मटेरियल धीरे धीरे प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। तो इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच में ये अपर यील्ड पॉइंट रहता है और लोअर यील्ड पॉइंट लेता है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद जरूर रखना है। और रप्चर पॉइंट वो होता है कि जबकि हमारे सारे के सारे स्टेज ख़त्म हो जाते हैं कि पहला होता है प्रोपोर्शनल, उसके बाद इलास्टिक, उसके बाद इलास्टोप्लास्टिक, उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक, उसके बाद नेकिंग जोन, उसके बाद में जो आता है लास्ट में वो हमारा रहता है रप्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ये इसके बाद हमारा जो मटेरियल रहता है जैसे कि माइल्ड स्टील रहता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही इजी चीज़ है, इसमें समझने में
इसके टोटल 6 रीजन होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, जैसे कि आप इसे रट्टा नहीं मानना, बढ़िया सा बना लेना है कि ओ से लेके ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद बी, ओ से लेके बी वाला इलास्टिक पॉइंट, फिर बी से लेके सी वाला इलास्टोप्लास्टिक, फिर सी से लेके डी वाला परफेक्टली प्लास्टिक, डी से लेके ई स्ट्रेन हार्डनिंग, ई से लेके एफ नेकिंग रीजन, उसके बाद एफ फ्रैक्चर पॉइंट, ए को बोलेंगे हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, देन सी को बोलेंगे लोअर लिमिट, देन डी सी डैश को बोलेंगे अपर लिमिट, देन डी को बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, देन एफ को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, और यू अल्टीमेट और मैक्सिमम पॉइंट ई को बोलेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, ये पूरे स्टेज रहते हैं और इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम 1 के 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में रहते ही है और मैकेनिकल वालों के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप बढ़िया सा पढ़ लेना और कुछ ना दिक्कत पड़े, कुछ ना पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको सिखा दूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।